नमस्कार बच्चों। आज हम ऑनलाइन शिक्षण के तहत लेंगे संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्ण, स्वरगुच्छ और बलाघात। इन पर चर्चा करेंगे। अब तक आपको ध्यान है क्या क्या चीज़ हो चुकी है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने चर्चा की थी आपकी स्वर, मूल स्वर से अन्य स्वरों की उत्पत्ति, अनुस्वार और विसर्ग, और उसके बाद स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्ताक्षर, इन सब पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में हमने बात की ध्वनियों के स्थान पर, और आज बात कर रहे हैं संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्ण, स्वरगुच्छ और बलाघात। हम बच्चों आपको बता दें कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? उसका कारण है कि सबसे पहले तो ये संयुक्त वर्ण, जब हमने आपको अंतपाई और मध्यपाई की जानकारी दी थी, जिसमें जैसे हमने ये क की बात आपसे कही थी, ये मध्यपाई है, ये बीच में डंडा है, और ये अंतपाई है, ये वाला जो बाद में जो डंडा है। तो हमने यहाँ ये बात बताई थी आपसे कि जब एक वर्ण दूसरे वर्ण से संयुक्त होता है तो अंतपाई हट जाती है, और जो सुंडिका वाले वर्ण है उसका ये जो सुंडिका है वो जो है सीधी हो जाती है। जैसे हमने मक्का, तो मक्का में ये सुंडिका सीधी हो गई और ये जो है का बन गया। तो ये जानकारी हम पूर्व में दे चुके हैं इसके लिए, ठीक है। तो दूसरी चीज हमने यहाँ पर ये भी बात आपको बताई कि कौन कौन से वर्ण किस प्रकार से संयुक्त होते हैं, इसकी भी चर्चा आपसे की है। लेकिन जिसके अंदर अंतपाई या मध्यपाई नहीं होती है, उनको आधा करने के लिए आपको जानकारी दी थी कि हलंत के प्रयोग से वो आधे होते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ग है टठ डठ, तो इसमें जैसे हमने खट्टा, तो खट्टा में हमने ट को किससे करेंगे? हलंत लगा करके, खट्टा, ठीक है ना। तो ये जानकारी हम पहले आपको दे चुके हैं कि जिसमें अंतपाई मध्यपाई नहीं होती है या सुंडिका नहीं होती है, तो उनको आधा करने के लिए हम क्या करते हैं? हलंत का प्रयोग करते हैं। आज बात करेंगे संयुक्त वर्ण पर, और संयुक्त वर्ण किस प्रकार से संयुक्त होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इसका नियम क्या है कि कोई वर्ण संयुक्त के लिए एक स्वर रहित वर्ण दूसरे स्वर युक्त वर्ण से संयुक्त होता है। जैसे क्या, क्या। अब यहां देखिए नियम क्या है कि एक स्वर रहित वर्ण, तो क में क्या है? यहाँ पर ये स्वर रहित है ना।
और ये स्वर सहित है, तो क्या, ठीक है ना, ये तो ये संयुक्त हुआ इससे। स्वर रहित वर्ण स्वर युक्त वर्ण से संयुक्त होता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा, अच्छा। तो अच्छा में आप देख रहे होंगे कि च किससे हो रहा है, छ से। च किससे हुआ, छ से। अच्छा, तो च छ, ठीक है क्या। और वर्ण ले लेते हैं, सब्जी, तो सब्जी, सब्जी में वह जैसे हो रहा है। अगर हम इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें स्वर सम्मिलित है, क्या है, ई सम्मिलित है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये कैसे होगा, व्यज। मतलब ये तो स्वर रहित हो गया, ये स्वर युक्त हो गया। इस तरीके से हम जो है ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जो इस प्रकार से संयुक्त होते हैं वो संयुक्त वर्ण कहे जाते हैं। बात क्लियर होगी। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे खट्टा, खट्टा ले लीजिएगा, खट्टा, ठीक है, खट्टा। तो ट ये स्वर रहित है, ट में स्वर सहित है, तो ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद में आते हैं, यहां पे कोई, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे है द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण क्या होता है, वे वर्ण जब दो समान वर्ण आपस में मिलते हैं तब उनको द्वित्व कहा जाता है। समान वर्ण कैसे मिलते हैं आपस में, जैसे धक्का। अब आप देख रहे होंगे इसमें कि का जो है क से मिल रहा है, क से मिल रहा है। मक्का, चक्का, है बच्चा, एक व्यंजन दूसरे उसी व्यंजन से जब मिलता है तो वो द्वित्व कहलाता है। एक व्यंजन जब दूसरे उसी व्यंजन से मिलता है तो वहां द्वित्व कहलाता है। मक्का, बच्चा, सच्चा, नक्का, पक्का, लल्लू, लल्लू, लल्लू। तो देख रहे हैं आप, ये इससे मिल रहा है, तो ये द्वित्व हुआ। यहां ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है, जो आपको
बताए थे हमने स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन में आपसे कहा था कि ये जो हैं 5 होते हैं। कौन कौन से 5 वर्ग? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जैसे ये था क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ और ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यही ये स्पर्श व्यंजन थे। स्पर्श व्यंजन। तो ये स्पर्श व्यंजन में जो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, इसमें आप देखेंगे तो ये चौथा वर्ण हर एक का, चौथा वर्ण। ये हमने आपको बताए थे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन से? जिसमें वायु उच्चारण करने में वायु कम निकलती है, वो कौन से? अल्प प्राण। प्राण मीन्स वायु, तो वो अल्प प्राण बताए थे। महाप्राण जिसमें अधिक वायु निकलती है, और तीसरे एक और बताए थे प्लुप्त वर्ण, जिसमें 3 गुना वायु निकलती है। तो यहां पर ये घ, झ, ढ़, ध और भ, ये जो व्यंजन हैं ये महाप्राण हैं। महाप्राण कभी भी द्वित नहीं होता, ये हम ध्यान रखेंगे कि महाप्राण कभी द्वित नहीं होता। तो ये क्लियर बात हुई कि द्वित वर्ण में जब 2 समान वर्ण आपस में मिलते हैं तब वो द्वित होते हैं। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है प्रश्न कि इनमें द्वित कौन सा है, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पहली बात तो ये कि जो वर्ण हो, जो व्यंजन हो, उसी व्यंजन से मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या आई कि वो महाप्राण नहीं होगा। महाप्राण कौन से? ये जो हर वर्ग का चौथा वर्ण है। अगर ये आ रहा है तो समझ लीजिएगा वो गलत है। तो ये भली बात हमें समझ लेनी चाहिए कि महाप्राण में द्वित नहीं होगा। क्लियर? अब आ जाते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं, स्वर गुच्छ पढ़। यहाँ कोई चीज समझने की तो नहीं है? जो नहीं आई हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, बताइएगा। दोबारा से ले लेंगे अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, अब लेते हैं स्वरगुच्छ। जिस प्रकार से इनका नाम है स्वर गुच्छ,
अर्थात स्वर का समूह। स्वरगुच्छ का सीधा सा मतलब हो गया स्वरों का समूह, तो वो स्वरगुच्छ कहलाएगा। तो इसका नियम क्या है कि जब दो या दो से अधिक स्वर निकट रहते हुए भी आपस में मिलते नहीं हैं बल्कि अलग अलग उच्चारित होते हैं, तब उस स्वर समूह को स्वरगुच्छ कहते हैं। जब दो या दो से अधिक स्वर निकट रहते हुए भी आपस में मिलते नहीं हैं बल्कि अलग अलग उच्चारित होते हैं, तब ऐसे समूह को स्वरगुच्छ कहते हैं। कैसे? जैसे आई, अ ई। अब आप देखिएगा आ भी स्वर है और ई भी स्वर है। ये दोनों स्वर हैं, दोनों ही स्वर हैं, अ और ई। किंतु आप बोल करके देखिए, ये अलग अलग ही उच्चारित होंगे। आ ई, आ ई एक साथ नहीं बोले जा सकते। गए, गए। अब आप कहेंगे कि एक शर्त और भी है इसमें कि स्वरगुच्छ जब भी माना जाएगा जब उनके मध्य कोई भी व्यंजन न हो। लगातार स्वर आए तभी वो स्वरगुच्छ में आएगा। अगर मध्य में व्यंजन आ जाता है तब वो स्वरगुच्छ नहीं हो सकता। अब यहां तो सही है, दिखाई दे रहा अ भी है और ई भी है, दोनों स्वर हैं। लेकिन गए में तो आप कहेंगे कि ये तो व्यंजन है ग और ये स्वर है, तो ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया स्वरगुच्छ? तो देखिए, इसको देखिएगा कि इसमें ग में और क्या सम्मिलित है? आ, और ए तो है ही है स्वर। तो ये दोनों हो गए कि नहीं? ये अस्वर हुआ और ए भी स्वर हो गया, तो इसलिए ये जो है स्वरगुच्छ हुआ। क्लियर? बिल्कुल समझ लीजिए, कहीं भी भ्रांति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि स्वरगुच्छ भी काफी पूछ लिया जाता है कि स्वरगुच्छ कौन है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। और भी है एग्जाम्पल स्वरगुच्छ में। आओ तो क्लियर है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आओ, आ और ऊ दोनों ही स्वर हैं, तो ये तो क्लियर है। आओ, गाओ। अब यहां पे आ जाइए, गाओ। ठीक है, गाओ में ग आ और ओ, तो दो स्वर हो गए ना। एक तो ये हो गया स्वर और एक ये हो गया स्वर, दो स्वर हो गए। इनके बीच में आप देख रहे हैं कोई भी व्यंजन नहीं है, तो क्लियर हो गया। गाओ, गौ, गौ, गौ। अब गौ अगर लेते हैं तो आप देखेंगे गौ, ठीक है। तो ग पर हलंत लगेगा, इसमें अ को अलग कर लिया और उ, तो ये दो हो गए स्वर।
तो ये हो गया कई। कई, क ई, तो क, अ और ई। ठीक है। अब यहां पर ये स्वर हो गए। ये दो स्वरगोच्छ हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तीन स्वरगोच्छों का, जहां पर तीन स्वरगुच्छ होते हैं, अर्थात तीन स्वर लगातार आते हैं। वो है आइए, आइए। अब आप देख रहे हैं आ भी स्वर है, ई भी स्वर है और ए भी स्वर है। तीनों स्वर लगातार आ रहे हैं, कोई भी व्यंजन बीच में नहीं आ रहा है। अगला लेते हैं एग्जाम्पल है गाइए, गाइए। अब गाइए में भी देखिए ग, आ, ए और ए, तो एक और जे तीन स्वर हो गए, तीन स्वर हो गए इसमें। तो ये क्या हो गया, तीन स्वर कुछ हो गया। और है रोइए, रोइए। रोइए, रोइए। अब इसमें क्या करेंगे आप कि र, इसमें क्या मिला है, ओ मिला है, क्या मिला है, ई मिला है और ए मिला है। ठीक है। तो एक स्वर, दो स्वर, तीन स्वर, एक दो तीन, ये स्वर है। तो तीन स्वरगुच्छ हो गया ये। तो इस तरीके से यहां बस ध्यान यही रखना है जो बताया था कि कोई भी इनके बीच में व्यंजन नहीं आना चाहिए। अगर व्यंजन आता है तो फिर ये स्वरगुच्छ नहीं रहेंगे। इसके बाद आता है अगला बिंदु है बलाघात। बलाघात, ये बलाघात क्या है, किसी चीज पर बल धन आघात, बलाघात। तो किसी चीज पर अधिक बल देना, जोर दे देना, बलाघात होता है। स्ट्रेस भी आप जानते होंगे, कहते हैं कभी कभी कह देते हैं अरे भाई क्यों ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो बलाघात वही है कि बलाघात किसी चीज़ पर, इसका नियम पढ़ लेते हैं कि उच्चारण में किसी शब्द या शब्दांश पर, शब्द या शब्दांश पर जब श्वास के दबाव के कारण या अर्ध द्योतन के लिए अधिक बल दिया जाता है तो बलाघात कहते हैं। इसे बलाघात भी कहते हैं और स्वराघात भी कहते हैं। तो कहीं बलाघात आ जाए फिर आप कहेंगे साहब हमें तो बलाघात ही बताया था, ये स्वराघात कहाँ से आ गया। तो स्वराघात और बलाघात एक ही बात है। तो इसका जो नियम क्या है कि शब्द के अंत में अ आने पर पूर्व के अक्षर पर बलाघात होता है। शब्द के अंत में
अ आने पर, पूर्व के अक्षर पर बलाघात होता है। तो जैसे घ है, घर। अब ये र में, जैसे घ में भी अ स्वर निहित है अ, और र में भी अ निहित है, ठीक है। तब ये जब अंत में अ आ रहा हो, तब पहले पूर्व के अक्षर पर, वर्ण पर बलाघात होता है। अब जैसे आप पढ़िए घर, 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 तो यहां आपको बलाघात का प्रयोग होगा। अगले क्या नियम है कि विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात का प्रयोग होता है। जैसे विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात का प्रयोग होता है, जैसे दुख, तो आप देख रहे हैं कि दुख, तो यहां बलाघात का प्रयोग होता है। अंतःकरण, अंतःकरण, तो अंतः, तो यहां त पे बलाघात का प्रयोग हो रहा है, क्यों यहां विसर्ग लगा हुआ है। अंतःकरण। एक नियम और भी है कि ए ओ और ऋ, ए ओ ऋ मात्रा युक्त व्यंजनों से पूर्व पूर्ववर्ती व्यंजन पर बलाघात होता है। जैसे कौन कौन से आए, ए ओ और ऋ, ए ओ और ऋ, ए ओ और ऋ, ये मात्रा युक्त व्यंजन यदि हो तो उनसे पूर्ववर्ती व्यंजन पर बलाघात होता है। जैसे पितृ, पितृ, मातृ, 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 हरि, हरि। तो अब इसको पढ़िए, पितृ, पितृ, मातृ, हरि, तो ह पे बलाघात हो रहा है। यहां देखिए बलाघात हो रहा है। कुछ वाक्य भी ले लेते हैं जहां पर बलाघात होता है। जैसे वाक्य है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें जो ये भी बोलने पर फर्क है, कहीं तुम्हें पे भी बलाघात हो सकता है। तुम्हें क्या चाहिए, तो ये बोलने पर फर्क है। तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या पे जोर दे रहे हैं ना, तो क्या ये इस पर बलाघात हुआ। अगर हम इस पे जोर देना चाहते हैं तो फिर ये हो जाएगा कि वाक्य वही है। यहां देखिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो
यहां किस पर हम बल का प्रयोग कर रहे हैं। एक वाक्य ले लेते हैं कि मुझे किताब चाहिए। मुझे किताब चाहिए, तो किताब, यहां किताब पर बलाघात हो रहा है, लेकिन इसको यह भी कह सकते हैं मुझे किताब चाहिए। तो ये बात किस पर बलाघात हो रही है? जो कभी कभी पेपर में आता है तो वहां थोड़े डार्क कर देते हैं। जो डार्क हो रहा हो समझिए उस पर बलाघात हो रही है, और जो सादा लिखा है उस पर बलाघात नहीं हो रही थी। एक वाक्य ये भी हो सकता है कि तुम कहां गए थे। तुम कहां गए थे। तुम कहां गए थे, तो यहां इसे बोलेंगे तो इस सारे तुम कहां गए थे, तो कहां यहां पर बलाघात हो रही है। अगर इस पर भी बलाघात हो सकती है, तुम पर, तुम अवाय हो, तो ये देखने का है कि बलाघात कैसे होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और इसकी अपना तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।